इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके हम इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जल्द से जल्द हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। सारे चैप्टर्स की वीडियो को ज़रूर देखिए, उसको स्क्रीनशॉट करके याद करिए, नोट डाउन करिए। 2-3 बार जब लिखोगे तो काफ़ी प्रैक्टिस बन जाएगी और उससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद होने लगेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें चैप्टर में ना आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि आपका ये चैप्टर न्यूमेरिकल वाला है। थ्योरी पोर्शन इसमें से बहुत ही कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इस वीडियो को हमने कवर किया। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस चैप्टर को हम एक ही पार्ट में कर लेंगे। अब तक हमने जितने वीडियो बनाए थे सब में लगभग दो पार्ट तो हो ही गए थे, उसके बाद ही हमारा चैप्टर कवर होता था, लेकिन ये वाला हम एक ही पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन काफ़ी कम है। मेन आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगी। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं, आई से। उसके बाद रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब कितने रेट से जो चार्ज है वो फ्लो करता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ पे चार्ज को भी बताएंगे आपको। चार्ज जो है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। और ये क्या होता है, आपका एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, आपका चार्ज होता है। ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। चार्ज अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे थे करंट के बारे में, क्योंकि आपको थ्योरी में इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपका चार्ज अपॉन में टाइम, जो कि आपका डेफिनेशन से निकला हुआ है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर रेट हम किस तरीके से निकालेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग। तो चार्ज अपॉन में टाइम क्या हो जाता है, आपका करंट का फॉर्मूला। और करंट को दिखाते किसे हम, आई से, चार्ज को हम क्यू से, और टाइम आपका टी है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपको माइंड में रखना है। साथ में अगर बात करें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या है, तो उसकी एसआई यूनिट है एम्पियर, डिनोट करते हैं हम ए से। उसके बाद यहाँ पर एसआई यूनिट आपको चार्ज का भी याद रखना है कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। साथ में 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 1 कूलम जो चार्ज होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 कूलम चार्ज के इक्वल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, एमीटर। मतलब कि करंट को आपको मेजर किससे किया जाता है, एमीटर से मेजर किया जाता है। उसके बाद आपका ना एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को लेकर क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में, कि दोनों में डिफरेंस बताइए। ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं, 1 से लेकर 2 मार्क्स का ही पूछते हैं। तो करंट को मेजरमेंट कौन करेगा, एमीटर। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजरमेंट करता है, आपका वोल्ट मीटर, वो भी करेंगे। उसके बाद एमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी लो होता है, रेजिस्टेंस भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और एमीटर को हमेशा कैसे करते हैं, हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जो आपका पूरा चैप्टर है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वीडियो को ना हो सकता है कि आपको इस बार 2 बार देखना पड़े, क्योंकि जब चीज़ें ना यहाँ पर जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, हम उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक वो जो वर्क है, कितने पर्टिकुलर, जो मतलब कि कितना जो चार्ज है वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पोटेंशियल डिफरेंस को कहीं आप P से डिनोट कर दो, क्योंकि P से तो आपका पावर डिनोट होता है। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। साथ में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है ना। तो V इक्वल टू W अपॉन में Q। साथ में पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट है, ठीक है ना। SI यूनिट आपको बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि कभी भी जब आपका आंसर आएगा तो मान लो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप वोल्ट में दोगे आंसर। उस तरीके से तो आपको सब कुछ मेंटेन करके रखना है। चाहो तो आप टेबल बना के इसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हो कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ को किससे डिनोट करते हैं, साथ में उसकी SI यूनिट क्या है और उस SI यूनिट को हम किस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद आपके एग्जाम में जो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं। तो सिंपल होता है, सिंपल सी बात है। वोल्ट, अगर 1 वोल्ट आपका किस केस में निकल सकता है, हमारे पास अगर 1 जूल तो वर्क हो और 1 कूलम आपका चार्ज हो, तभी तो उस केस में हमारा क्या निकलेगा, 1 वोल्ट निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, पूरे राइट आपको लिख के दिखा देना होता है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, जब आप 1 जूल वर्क करते हो किसमें, 1 कूलम चार्ज को यूज़ करके, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल जाएगा, 1 वोल्ट। तो जो स्टूडेंट को नहीं आता है ना, तो सोचते हैं कैसे करें क्या नहीं, बट होता है इसमें कुछ नहीं। एग्जैक्टली फॉर्मूले में हर चीज़ को 1 मान लीजिए, तो आपका आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था कि एमीटर में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी जस्ट अपोजिट वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है। एमीटर को हमने सीरीज वाइज लगाया था, लेकिन इसमें उसको हम करते हैं पैरेलल में, हमेशा कनेक्ट किया जाता है।
करंट जो है हमेशा क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि थोड़े से जो आपके एग्जाम है वो हाई लेवल का होने वाला है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी। एक एक पॉइंट किसी को भी आपको मिस आउट नहीं करना, हर चीज़ को आपको पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू करंट। मेनली आपका ये है ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है इलेक्ट्रिक करंट के। मेन आपका ओम्स लॉ यही कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इलेक्ट्रिक करंट। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, और ये प्रोवाइड होना चाहिए कि टेम्परेचर वहाँ पे कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है, जरूरी है कि प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो यही से आ जाता है आपका। तो V इक्वल, जैसे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटेगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर हमारा ये इसको निशान हटा के हमारा यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला आपका V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे R क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास एक नया टर्म आया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऐसे यूनिट को जानेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू। ये क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी, लाइक आपका कोई भी कंडक्टर, हम बात कर लेते हैं स्टील के, कॉपर के बारे में, एल्यूमिनियम, तो हर किसी का क्या होता है, अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जिससे क्या करता है वो फ्लो, जो चार्ज का फ्लो है ना उसको रेसिस्ट, रोकने की कोशिश करता है। तो उस चीज़ को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसा यूनिट जो आपका रेजिस्टेंस का होता है वो ओम होता है। इसको दिखाते कुछ इस तरीके से है, आपको इस तरीके से कुछ बनाना पड़ेगा। ये है आपका ओम, और ये आपका ऐसा यूनिट किसका है, रेजिस्टेंस का। V इज इक्वल टू IR आपने कर ही लिया है। अब देखिए वहीं से अगर ना आपको पूछ ले कि 1 ओम क्या होता है, तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं है, वहीं से हमारा फॉर्मूला निकल के आ जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हमारा अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, तो ओम्स लॉ से हमारा क्या निकल कर आया था, V इज इक्वल टू IR। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे रेजिस्टेंस को अलग छोड़ना है, तो रेजिस्टेंस को मैंने यही छोड़ दिया, यहाँ से क्या हो गया, V अपॉन में I। V का आपका क्या होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, और रेजिस्टेंस का आपका ओम है। तो अगर 1 ओम की हमें ज़रूरत है, तो सिंपल सी बात है, हमें 1 वोल्ट तो चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें करंट कितना चाहिए, 1 एम्पियर, तभी हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। तो इस तरीके से ना आपके फिजिक्स में जो है ना फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेट करके सारी चीज़ें बनती है। तो इसलिए आपको ना यहाँ पर देखने में आपको V इज इक्वल टू IR नॉर्मल एक ओम्स लॉ है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती है। हमने एक बार रेजिस्टेंस को अलग कर दिया, हम चाहे तो इलेक्ट्रिक करंट को अलग कर सकते हैं, V आपके साथ है ही, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले जनरेट होकर, और यहीं से आपका सारा का सारा ना चीज़ें बनेगा, और यहीं से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। उसके बाद जो आपका थ्योरी बेस एक क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी मतलब कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। कंडक्टर मैंने आपको बता ही दिया, जो भी मेटल होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को पास करा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। वैसे पहले भी पढ़ के आए हो आप। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो उससे पहले ना आपको इस एक फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए, ये आपकी हुक में है, मैंने यहाँ पे मिस आउट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज रो, इसको भी पढ़ेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, L अपॉन में A। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें ना समझोगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, कोई भी आपका यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो भी उस लेंथ का कंडक्टर क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो भी आपका डिनोमिनेटर में होता है उससे हमेशा क्या होता है, इनवर्सली होता है, जो आपका ऊपर होता है उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। साथ में टेम्परेचर के लिए भी आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। और इसके अलावा मतलब और भी अगर पूछते हैं आपसे 3-4 फैक्टर, तो इस बात पे कि मतलब आपका मटेरियल कैसा, उस पर भी आपका रेजिस्टेंस बहुत फ़र्क पड़ता है कि अलग मेटल के अलग अलग जो है आपका रेजिस्टेंस हो सकता है। तो पहला तो दो चीज़ें तो आपकी यहीं से निकल जाती है, लेंथ और एरिया का, तो यहीं से निकल के आ जाता है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टेम्परेचर का भी होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद मटेरियल पे वो तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका नेचर मतलब मटेरियल का है, उसी के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपका उस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आई है, एक मार्क्स का शायद आपसे पूछ लें तो ठीक है। आपका क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इन ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। ये एक मतलब एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका एक कंपोनेंट है जो क्या करता है, करंट को रेगुलेट करने का काम करता है। आपको वोल्टेज में चेंज नहीं करना, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, करंट को रेगुलेट करेगा। जैसे आप चाहते हो कि यहाँ से मुझे कितना चाहिए, मुझे इतना ही पर्टिकुलर करंट चाहिए, तो आपको उतना ही देगा। तो इस चीज़ के लिए एक कंपोनेंट लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। आगे चलते हैं, रेजिस्टिविटी जिसे हम डिनोट करते हैं रो से। तो ये रो का जो सिंबल है कुछ इस तरीके से आप पी की तरह बनाते हो,
ठीक है ना। तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोड परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस, दैट्स इट। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें। इसकी ऐसे यूनिट याद कर लीजिए, रेसिस्टिविटी की ऐसे यूनिट ओम मीटर है। रेसिस्टिविटी आपका जो किसी भी मतलब एरिया की वजह से या फिर लेंथ की वजह से चेंज नहीं होता। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रेजिस्टेंस, तो वो तो हो रहा था लेंथ से वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया से आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट था। लेकिन रेसिस्टिविटी के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होता, लेकिन ये चेंज होता है किससे, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जरूर आपका रेसिस्टिविटी चेंज होगा। उसके बाद बात करें रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स और एलॉय में जो रेसिस्टिविटी होता है वो आपका काफ़ी कम होता है। आप देख रहे हो 10⁻⁸ से लेकर 10⁻�6 ओम मीटर होता है। जबकि अगर बात करें इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक। उसके बाद यहाँ से ना ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा ना और आपका जो एनालिटिकल वगैरह पे होता है, तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट करके देंगे एंड ऑल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर दैन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। मेटल से ना हमेशा क्या होता है, एलॉय का रेसिस्टिविटी हमेशा ज़्यादा होता है। मेटल आपका सिंपल है, एलॉय क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल को जब मिला दिया हमने किसी रेशो में और कुछ नया बन जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एलॉय। तो वो एलॉय जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। एलॉय जो होते हैं ना हाई टेम्परेचर पे भी जल्दी से जलते नहीं हैं, इसीलिए इसको हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस है उसमें हमेशा एलॉय यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस है उसमें हम एलॉय का ही यूज़ क्यों करते हैं। तो उसका अब देना है कि एलॉय का करता है, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं करता, जल्दी से बर्न नहीं करता हाई टेम्परेचर भी, इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ कहाँ हम करते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में ट्रांसफर के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी कम होती है और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए भी नहीं, तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब उसके बाद जो रेजिस्टर्स है आपके दो तरीके से लगाए जा सकते हैं, एक तो सीरीज में लगाया जा सकता है, दूसरा आपका पैरेलल में लगाया जा सकता है। तो इससे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। जब आपका मतलब इस तरीके से ना आपका इस तरीके से चल रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने शो भी कर दिया है, तो ये आपका तो सीरीज में होता है, जिसका अगर आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्या करते हो, सिंपली जो है जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस दिए हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि 3 ही हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सबको आपको क्या करना है, सिंपली जोड़ देना है, तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। वही उसकी जस्ट अपोजिट आपका अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल में है तो उसका फॉर्मूला जो है ना आपका सबका क्या चला जाता है, रेसिप्रोकल में चला जाता है। तो 1/RP हो जाता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसका जो आपका कुछ रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसे आपको देखना है तो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, सब ना इस एकदम अलग अलग से होते हैं। यहाँ पर मतलब अगर कोई एक आपका ख़राब होता है तो उससे दूसरे को पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फ़ायदा है अगर हम कंपैरिजन करें सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इवन हम हाउस होल्ड मतलब हमारे जितने भी घर में यूज़ किया जाता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का हम बनाते हैं, तो वहाँ पर भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। तो इतनी इसके पास ऑफकोर्स बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जो है इसके एडवांटेजेस है। तो पहला पॉइंट है आपका इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल। सीरीज सर्किट में अगर आपका एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो आपका पूरा सर्किट क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है और कोई भी कंपोनेंट आपका वर्क नहीं करेगा। उसके बाद डिफरेंट अप्लाइंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। आपके पास डिफरेंट अप्लाइंसेस है, AC भी है, फ्रिज भी है, आपके पास लाइट भी है, फैंस भी है, तो हर किसी के लिए अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो और ये जो है ना आपकी सीरीज़ में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। अब उसके बाद अगर बात करते हैं आपके पैरेलल सर्किट के बारे में, तो पैरेलल सर्किट क्या करता है, करंट को डिवाइड कर देता है अप्लाइंसेस के थ्रू। ईच अप्लाइंसेस गेट प्रॉपर करंट डिपेंडिंग ऑन इट्स रेजिस्टेंस। उस अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसे प्रॉपर करंट वहाँ पे मिलता है हर अप्लाइंसेस को। तो ये फ़ायदा है पैरेलल की। अभी तक तो हमने इन दोनों के बारे में बात करी थी कि सीरीज़ में क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें आप पैरेलल के फ़ायदे बता रही हैं ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट न्यू अप्लाइंसेस विदाउट अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ अदर अप्लाइंसेस। जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हो तो उसमें क्या है कि आप किसी भी नए अप्लाइंसेस को बहुत ही ईजिली उसे कनेक्ट कर सकते हो, फिर डिसकनेक्ट कर सकते हो, और उसमें जो दूसरे अप्लाइंसेस को कोई भी अफेक्ट भी नहीं होगा, उसके वर्किंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट में कौन मतलब कि आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेसिस्टिव, अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट प्योरली रेसिस्टिव है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूसली गेट डिसिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसमें क्या होगा, आपका एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आपका निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मूला निकलेंगे यहाँ पे। जैसे आपका एनर्जी होता है, एनर्जी क्या होता है, इज द फॉर्म ऑफ हीट, तो एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू में, यहाँ पर ये पीटी होता है। उसके बाद अगर आपने पी को रिप्लेस करना है ना तो वी आई, ये भी आप थोड़ी देर में पढ़ोगे क्योंकि मैंने कहा पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। उसके बाद अगर वी इज इक्वल टू आई आ रहा है तो इसके हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ से ना आपके बहुत सारे फॉर्मूले, एक तो आपका एच इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई टी, ठीक है ना। और उसके बाद अगर एच को हम क्या करें, रिप्लेस कर दें, तो आपको ये भी पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो यहाँ से आई और एक यहाँ से आई, तो आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से आपके दो फॉर्मूले बन गए, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो है E इज इक्वल टू पी इंटू टी, पी इंटू टी बोलो, या फिर P का फॉर्मूला भी आपका क्या होता है, वी आई होता है। तो इस वजह से हमने क्या बोला, E को वी आई टी भी बोल देते हैं। तो सारे फॉर्मूले ना आपको हीटिंग इफेक्ट के माइंड में रखने, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो देगा उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ये हीटिंग इफेक्ट किसने दिया था, तो जूल्स ने दिया था, इसलिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट करके क्वेश्चन आता है। तो ये क्या आप कहता है कि आपका जो हीट है ना वो प्रोड्यूस होता है रजिस्टर में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट। यहाँ पर आपका आई स्क्वायर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या, कि एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आपको पता है कुछ भी डिनोमिनेटर में तो है नहीं, तो इसलिए इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट और इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। सिंपल सी बात है, इन्हीं को लेकर तीनों रूल्स बनाए हुए हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, हीटिंग इफेक्ट हमें हर चीज़ में डिज़ायरेबल नहीं होती। अगर हम घर पे यूज़ कर रहे हैं हीटर, आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, तो यहाँ पर तो हीटिंग इफेक्ट डिज़ायरेबल है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। अगर हीटिंग इफेक्ट होगा तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर, इसमें अगर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स वो पर्टिकुलर चीज़ जल्दी से ख़राब हो जाएंगी। अब उसके बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब में मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। क्वेश्चन आप नॉर्मली आपसे यही पूछते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो आपको आंसर देना है क्या, टंगस्टन। फिर पूछेंगे टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं भाई, क्यों, क्योंकि ये आपका जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे भी, और इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए जल्दी से मेल्ट भी नहीं करेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को टंगस्टन से बनाया जाता है। आगे चलते हैं, द बल्ब्स आर फिल्ड विथ केमिकली, और उसके बाद जो बल्ब्स के अंदर एक गैस भरी होती है, तो लाइक उसमें कौन से गैसेस भरे जाते हैं, नाइट्रोजन और ऑर्गन, सो दैट क्या करें, वो फिलामेंट की लाइफ को बहुत ज़्यादा बना के रखें। क्यों, अब नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी गैसों को क्यों भरते हैं, ऑर्गन आपका इनएक्टिव गैस है, दूसरे से किसी से भी रिएक्शन करता नहीं है। अगर आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और बाकी जब हम पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि आपके इनएक्टिव गैसेस बिल्कुल किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और उसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑर्गन, किसी के साथ रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि इसकी बैलेंस ही जीरो है, तो इसे कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट के केस में हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो डिवाइस प्रोटेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते हैं। फ्यूज़ को किससे बनाया जाता है, फ्यूज़ इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर और टिन। फ्यूज़ को या तो टिन का बनाया जाता है या फिर कॉपर और टिन दोनों को मिक्स करके उसके एलॉय को यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ को हमेशा किस में हम करते हैं, सीरीज़ में हमेशा कनेक्ट किया जाता है विद लाइव वायर। ये भी याद रखना है, फ्यूज़ का काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी तो वो हमें क्या करेगा, सेफ्टी डिवाइस तभी तो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद करंट कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज़ इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंसेस, और उसकी करंट कैपेसिटी क्या होती है, स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो भी उस अप्लायंसेस का होता है, ताकि वो क्या करे, सही से वर्किंग करे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस रेट से आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला आपका वी आई है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें इस चीज़ को पढ़ने को मिलेगा। तो पावर का फॉर्मूला आपका वी आई है, वी आपको पोटेंशियल डिफरेंस, आई आपका इलेक्ट्रिक करंट है, और यहीं पर से देखो कि V को अगर हम तोड़े तो आई आर हो जाएगा, और यहीं से आपका P का फॉर्मूला एक और बन गया आई स्क्वायर आर, या फिर आपको इसको दूसरे तरीके से यूज़ करोगे तो V स्क्वायर अपॉन में R करके भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे फॉर्मूले निकल गए। ऐसा यूनिट अगर बात
बात करें पावर का ऐसा यूनिट वाट है, लेकिन इसमें आपको पूछते हैं कमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो वो होता है आपका किलो वाट आर। तो इसको भी याद रखना, 1 किलो वाट आर की वैल्यू जो होती है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक और अच्छी तरीके से करना है। तब तक के लिए करना है वीडियो को लाइक, अपने दूसरे फ्रेंडों के साथ भी करिए शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।